बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम लोग पढ़ेंगे काल सर्प योग, काल अमृता योग, 8 to 8 थ्योरी और साढ़े के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो 4 आज हमारे टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टेस्ट भेजा था आज उनका भी अनाउंस होगा कि कौन कौन पास हुआ है। सबसे पहले आगाज़ करते हैं क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन होता है हमारा, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तौसीफ़ ज़फ़र साहब ने किया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस वक्त कौन से सियारे की साथ चल रही है और कौन सी साथ में हमें कौन सा काम करना चाहिए। अच्छा सवाल है इनका। आप लोगों के पास सॉफ्टवेयर मौजूद है। आप सॉफ्टवेयर में अगर जाते हैं और सॉफ्टवेयर में जाके ट्रांजिट में अगर आप लोग देखें तो उसके अंदर एक तो 4 जो दशाएं चल रही हैं वो मेंशन होता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हमने अगर ये देखना है कि अभी और इस वक्त कौन सा लगन है, तो आप प्रार्थना में जाके वहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। और कौन सा काम कैसे करना है, किस तरह से करना है, कराकस की लिस्ट आपके पास मौजूद है। आप कराकस की लिस्ट में से फाइंड आउट कीजिए। अब ज़रूरी नहीं कि अगर आप डॉक्टर हैं और वक्त चल रहा है कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तो आप उसको छोड़ के इंजीनियरिंग शुरू कर दें। तो हर इंसान अपनी मिजाज के मुताबिक, अपने शोबे के मुताबिक चीज़ों को लेके चलता है और उसके अंदर से हमें सेलेक्ट करना होता है कि हमें किस वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के घर रिश्ता देखने जाना है, किसी को कोई लेटर लिखना है, किसी से सिफारिश करवानी है, किसी को प्रपोज़ल भेजना है, किसी काम की इब्तदा करनी है। तो अब तो आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि अगर आप प्रार्थना को देख के सिर्फ यही अंदाज़ा लगा लें कि अभी और इस वक्त क्या प्लैनेट्स की पोजीशन चल रही है और मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। लेट्स सपोज प्रार्थना में अभी इस वक्त असेंडेंट लियो है और लियो असेंडेंट का लॉर्ड जाके बैठा हुआ है जायचे के 10वें घर में, कि जो भी साहब है या जो भी करना चाह रहे हैं तो इस वक्त लगन के मुताबिक शम्स ताकत दे सकता है अगर कोई साहब अपने काम को देखे। और यहीं पे अगर हम ये देखें कि जो 10वें घर का लॉर्ड है वो कहाँ पे है, 10वें घर का लॉर्ड बैठा हुआ है वीनस जाके 12th हाउस में, कि जो भी करेगा उसमें ख़र्चा हो सकता है, या कोई उसने अपना इंटरनेशनल लिंक कोई एक्टिव करना है उसमें उसको आसानी हो सकती है। कोई भाई उसका बाहर बैठा हुआ है उससे पैसे मांगने हैं, कोई बेटा है उससे पैसे मांगने हैं, लेकिन ख़र्चा जो है इस साथ में हो सकता है। अब कामयाबी कितनी मिलेगी, क्या बात सुनी जाएगी, बात रफ़ा दफ़ा हो जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। अब 9th हाउस को देखें, 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, 9th हाउस का लॉर्ड भी जाके 12वें घर में बैठा हुआ, कि इस वक्त में जिस भी चीज़ पे मेहनत करेगा उसमें हो सकता है कि उसको खातर खार नताइज ना मिल सकें, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड एक तो नहस घर में, दूसरे नंबर पे हबूत का भी है, डबल ख़राबी। तो फिर कब करे कॉल, किस वक्त करे। अब 11:33 और 13 इस वक्त हो रहे हैं। हम इसी 11 को अगर हम दोपहर 1 बजे का जायचा बना लेते हैं, दोपहर 1 बजे का जब हम जायचा बनाते हैं तो उसमें 9th हाउस का लॉर्ड जो है वीनस वो जाके 11वें घर में बैठ गया, कि जो भी करेगा उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। तो हम 1 घंटा वेट कर लेते हैं, 1 घंटे के बाद बात कर लेंगे। जो भी काम करना है, जो भी करना है, जो भी कहना है। समटाइम्स होता है कि एक चीज़ आप अपने हाथ से कर रहे होते हैं, बिल्कुल आप ब्लाइंड हो जाते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती काम क्यों नहीं हो रहा। आप 10-15 मिनट का चक्कर लगा के आते हैं और थोड़ी बार वही काम करते हैं, हो जाता है। तो प्लैनेट्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जो चीज़ उस वक्त में स्टक हो जाती है वो चेंज हो जाती है।
तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन आती है प्लानिटरी पोजीशन के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वो भी बता सकते, जैसे हमारे घंटे चलते हैं, आवर्स होते हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, इसी तरह प्लैनेट्स के भी आवर्स चल रहे होते हैं कि अभी सन का घंटा चल रहा है, अभी मार्स का आवर शुरू हो गया, अब मून का आवर स्टार्ट हो गया है। तो आप मोबाइल से एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसमें ख़ुद एवेल्यूएट करें कि अगर मार्स की उस वक़्त साथ चल रही थी, घड़ी चल रही थी, तो उसके अंदर क्या आप अग्रेसिव थे, क्या कर रहे थे आप। मून की चल रही थी, उसमें आप जज्बाती तो नहीं थे, सेंसिटिव तो नहीं हुए थे। वीनस की दशा चल रही थी, उस पर किसी पे लाड प्यार मोहब्बत तो नहीं आ रहा था, किसी ज़िद में तो नहीं आ गए थे। तो मरकरी की दशा चल रही है, क्या आप उस वक़्त कम्युनिकेटिव थे, सो रहे थे तो नींद में ख्वाब तो नहीं देख रहे थे। जुपिटर की दशा चल रही थी, कोई इल्म और ज्ञान तो नहीं हासिल कर रहे थे उस घंटे में। तो आपके मोबाइल फ़ोन में, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है या iOS आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, आप प्लानिटरी पोजीशन के नाम से एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं, आप उसको डाउनलोड कर लें तो वो आपको बता देती हैं कि इस वक्त किस प्लैनेट का आवर चल रहा है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। दूसरा सवाल इनका ये कि जायचे में राहु शर्फ का और नसीब के घर में है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होगा। स्क्रीन पे इस वक्त जायचा मौजूद है, यहाँ पर राहु मौजूद है 9th हाउस के अंदर और मरकरी के हाउस में है। अब इस जायचे में इस हाउस का जो लॉर्ड है मरकरी, वो जाकर बैठा हुआ है जायचे के 8वें घर में। लेकिन मरकरी के पास इस जायचे में 2 घर हैं, एक 9th हाउस है और एक 12th हाउस है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि राहु जिस हाउस में है वो उसका दोस्त है, हमने फाइंड आउट किया दोस्त है, राहु को अच्छा होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि उस हाउस का लॉर्ड जब तक अच्छा नहीं होगा वो काम नहीं करेगा। मरकरी बैठा 8वें घर में, अब 8वें घर के अंदर या तो उसको विपरीत राजयोग मिलेगा या वो नहस हो जाएगा। अब उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि लगन का लॉर्ड वीनस अगर हम देखें तो वो जायचे के 10th हाउस में जाके बैठा हुआ है, नंबर 4 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस जायचे के अंदर मरकरी बाल बच गया क्योंकि उसको मिल गया विपरीत राजयोग। तो राहु इस जायचे के अंदर जो भी उसकी दशा अंतर दशा चलेगी तो साहिब जायचा को तकवीत देगा, ताकत देगा, बेहतरी देगा। लेकिन अगर मरकरी को विपरीत राजयोग ना मिला होता, मरकरी राहु यहाँ पे शर्फ का भी है, अगर ना मिला होता तो फिर राहु ने यहाँ पर तबाही फेरने के अलावा और कोई काम नहीं करना था, क्योंकि वो नहस घर में जाके बैठा हुआ है। तीसरा सवाल, क्या इस जायचे में गजकेसरी योग बनता है। गजकेसरी योग बनता है जुपिटर और मून से। इस जायचे में जुपिटर एंड मून बोथ आर प्लेस्ड इन 2nd हाउस। लगन के बाद जो दूसरा घर है वहाँ पर मून भी मौजूद है और वहाँ पर जुपिटर भी मौजूद है। अब जुपिटर और मून अगर एक हाउस में हो तो उनको गजकेसरी योग मिलता है। लेकिन हमें ये देखना है कि दोनों में से क्या कोई एक प्लैनेट ख़राब तो नहीं है। अब मून जाके बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, मून है हबूत का, तो मून चूँकि हबूत का हो गया, इस वजह से इस जायचे में गजकेसरी योग नहीं बन सकता। चौथा सवाल, इस जायचे के मुताबिक कौन सा स्टोन पहनना चाहिए। इस जायचे के मुताबिक हमें सबसे पहले स्टोन पहनना है, लगन को देखना है। आपने जब भी सबसे पहले किसी को ताकत देनी, लगन का लॉर्ड वीनस 10th हाउस में अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, तो सबसे पहले लगन का स्टोन पहने। फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं 2nd हाउस का जो लॉर्ड है वो एंटी है वीनस का। फिर उसके बाद इस जायचे का 4था और 5वां घर ज़ुहल के पास है, सैटर्न। अब सैटर्न इस जायचे में साहिब जायचा के बिल्कुल सर के ऊपर आके बैठा हुआ है। सैटर्न जो है लगन में मौजूद है और वहाँ पे शर्फ का है। नीलम पहना जा सकता है कि ओपल वीनस का, नीलम सैटर्न का, और फिर उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि 10th हाउस का, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड मरकरी को विपरीत राजयोग तो मिला हुआ है, लेकिन 8वें घर में होने की वजह से हम उसका स्टोन नहीं पहनेंगे। अगर मरकरी यहाँ पे कंबस्ट है कि मरकरी की और सन की डिग्री
12 के रेडियस के अंदर मरकरी आ गया तो फिर अदरवाइज़ हम यहाँ पे मरकरी का स्टोन नहीं पहनेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग में स्टोन नहीं पहना जाता। फिर हम आगे चलते हैं 10th हाउस में, मून को हम फाइंड आउट करते हैं कि मून कहाँ पे। अब मून जाके बैठा हुआ है जायचे के दूसरे घर में, और मून को कमर दरकर यानी हबूत का ख़राब है, तो मून का स्टोन भी नहीं पहन सकते। तो इस जायचे में सिर्फ 2 स्टोन पहन सकते हैं, एक ओपल जो कि वीनस का स्टोन है साहिब जायचा का, और नीलम जिसका ताल्लुक ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी घर का सुख, फिर उसके बाद औलाद की खुशबख्ती, प्यार, इनाम, मोहब्बत, अनसर्टेन गेन, और जहाँ जहाँ पे ज़ुहल नज़र डाल रहा है तो इस जायचे में नीलम पहन के ही सारे काम चलाए जा सकते हैं। सिदरा इरम फातिमा ने पूछा है कि अगर एक सयारे के पास एक अच्छा और एक नहस घर हो तो उसको योग के लिए कंसिडर करते हैं। एक अच्छे घर की वजह से योग शुमार होगा एक नहस घर की वजह से। सवाल इनका बहुत अच्छा सवाल है, ये मुझे उम्मीद थी कि शायद को पूछेगा और आज पूछ लिया। लेट्स सपोज़ हम पिछले जायचे पे चले जाते हैं। अब पिछले जायचे में मिसाल के तौर पे मरकरी के पास 9th हाउस भी है, मोल तरकोन का, नसीब का, और मरकरी के पास 12वां एक नहस घर भी है। अगर हम अपनी पिछली अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखें तो मरकरी का ख़ास घर तो जो इस जायचे के मुताबिक 12वां घर है वो होना चाहिए था। अब मरकरी को कहीं पे लेट सपोज बुध आदित्य राजयोग लग जाता है तो उसमें हम मरकरी को 9th हाउस की कैटेगरी से देखेंगे या उसको हम 12th हाउस की कैटेगरी से देखें, एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कोई भी प्लैनेट जो कि 2 घर लेकर आता है उसके पास केंद्र या मोल तरकोन का कोई अच्छा घर आ जाए तो उसी की हैसियत बढ़ जाती है। फिर हमें यहाँ पे ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि असेंडेंट के मुताबिक कोई भी प्लैनेट है उसका रवैया क्या होना चाहिए। बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो लगन के एंटी होते हैं, लेकिन एक अच्छा घर मिलने की वजह से वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है, सईदा इरम फातिमा ने जो पूछा है, अगर एक सयारे के पास एक अच्छा घर है और एक नहस घर है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि लगन के साथ उसकी दोस्ती क्या है। अगर तो वो लगन का दोस्त है, न्यूट्रल हो गया है एंटी होने के बावजूद, तो डेफिनेटली उसको योग लगेगा, डेफिनेटली वो फ़ायदा देगा। लेकिन अगर वो लगन का एंटी पार्टी है, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि अगर कोई योग लगता है, जैसे गजकेसरी योग लग गया, कोई बुध आदित्य राजयोग लग जाता है, महालक्ष्मी योग लग जाता है। अब एक प्लैनेट जो लगन का दुश्मन है वो नेगेटिविटी देगा, लेकिन अगर एक प्लैनेट लगन का दोस्त है तो फिर डेफिनेटली उसके ऊपर, और उसको घर भी अच्छा मिल गया है कि केंद्र का घर मिलना, मूल त्रिकोण का घर मिलना, उसकी ज़ुबान बंद कर दी गई है, तो यहाँ पर डेफिनेटली वो फ़ायदा देगा। सईदा इरम फातिमा ने दूसरा सवाल पूछा है कि इस जायचे में पहला और 7वां घर खाली है और इन पर किसी सयारे की नज़र भी नहीं है, इस इंसान की शख्सियत और शादीशुदा ज़िंदगी में क्या असरात होंगे। तो खाली घर हो उसको तो या तो रेंट आउट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पे कोई हवाई चीज़ें ना आके बैठ जाए। तो अच्छी भली ज़िंदगी गुजारने हैं, शादी करके क्या करना है। तो यहाँ पर अब ये देखें, मैंने लास्ट टाइम भी अर्ज़ किया था कि अपने जो स्क्रीनशॉट्स आप भेजते हैं वो वाज़े भेजा करें। मैं इंतहाई माज़रत के साथ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इस पे क्या बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं, अगर हमें समझ आ जाए। इनका सवाल क्या था कि जायचे का पहला घर और 7वां घर खाली है। तो इनके जायचे में पहला और 7वां घर अगर मैं देखूं, फर्स्ट हाउस असेंडेंट है जमनाय असेंडेंट है, और 7th हाउस का जो है वो सेजिटेरियस है, यानी मरकरी कहाँ पे बैठा हुआ है जायचे के 8वें घर में, और 7वें घर का हाकिम जाकर वो भी बैठा हुआ है 8वें घर में। कोई भी हाउस अगर खाली हो तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हाउस खाली है। उस हाउस का जो हाकिम से आ रहा है वो हमें देखना है कहाँ पे बैठा हुआ है जाके।
जैसे लगन का लॉर्ड है, पहले घर का हाकिम 8वें घर में, तो ये स्टेट में इंडिकेशन है कि साहिब ज़ायचा को परेशानियाँ, दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, नाउमीदी आएगी, मायूसी मिलेगी, हादसात मिलेंगे। फिर 7वां घर जो खाली है उसका लॉर्ड भी 8वें घर में है कि अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और उसकी रीज़न क्या बनेगी? रीज़न ये बनेगी कि अगर लड़की का जायचा है या लड़के का जायचा है, वो जो भी होगा साहब या साहिबा, वो अपनी फैमिली के ज़ेरे साया बहुत ज़्यादा रहेगा। यानी आपको अपने ससुराल के हर बात आपके ससुराल को पता होगी, आपको नहीं पता, और आप खुद भी जाके वहीं पे बैठे हुए हैं कि आपका जो महव मरकज़ है वो जाके ससुराल आपका बन गया। ठीक है, तो आपको खादम आला बन के रहना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर आपकी ज़िंदगी एक अच्छी चल सकती है, वरना आप किसी भी काम। अब देखना ये है कि ये कह रहे हैं कि इस हाउस पे किसी की नज़र भी नहीं पड़ रही, तो अच्छी बात है कि आपने इस कैटेगरी में जाके देखा, डिटेल में देखा, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कोई भी हाउस खाली हो वो खाली नहीं होता, उसका जो भी लॉर्ड है, यानी आप एक का एक घर है, अगर घर नहीं चलें, घर के अंदर एक कमरा है, आप अगर कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ हॉलीडेज़ पे चले गए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपका जो घर या कमरा है पीछे वो खाली हुआ है वह आपकी वजह, लेकिन चीज़ें तो आपकी मौजूद हैं, आपने उसको आबाद करना है। आप जिधर भी होंगे आप उसके मुताबिक अपने घर को, चीज़ों को चला रहे होंगे। वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए शट डाउन हुआ है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई हाउस शट डाउन नहीं होता, वो उसके मुताबिक बिहेव कर रहा होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। तीसरा सवाल, कमर दर अकरब में किसी शख्स की पैदाइश हो तो इस शख्स को ज़हीन बनाता है, लेकिन इस जायचे में कौन से घर में? 6वें घर में, छठे घर में कमर दर अकरब लगा है तो ये मैलेफिक नहीं रहा। कमर दर अगर किसी जायचे के शख्स के पैदाइश में हो तो उसको ज़हीन बनाता है, लेकिन इस जायचे में छठे घर में कमर दर अकरब है तो ऐसा शख्स जो है वो मैलेफिक नहीं रहा। अच्छा, इसके अंदर हम जायचा इनका दोबारा से देखते हैं और फिर उसके बाद, अब इस जायचे के अंदर छठे घर में जाकर मून प्लेस्ड है और यहाँ पर उसको कमर दर अकरब लगा हुआ है, तो ऐसा शख्स अगर मैं देखूं तो मैलेफिक की इंडिकेशन तो उसको रहेगी। एक तो मून घर में नहस में चला गया और दूसरी क्या कहते हैं उसको कमर दर अकरब भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर मून मैलेफिक है और मैलेफिक ही रहेगा। मून मैलेफिक है और मैलेफिक ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके ऊपर मज़ीद हम डिटेल में नहीं जा सकते। चौथा सवाल, इस शख्स के केंद्र के सब घर ख़राब हैं, यानी 8वें घर में हैं, तो क्या कारोबार और घर के सुकून में मसले होंगे? बिल्कुल, क्योंकि करियर का लॉर्ड भी 8वें घर में जुपिटर, फिर उसके बाद 10वें घर का लॉर्ड भी जाके 8वें घर में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि इसको विरासत में कुछ मिल जाए बाप दादा की तरफ से, तो उसी को बेच के ये अपने सिलसिले चलाता रहे। अगर को काम करेगा, कारोबार करेगा, उसमें इसको प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखना आप लोग भूल गए हैं कि हमें ये भी तो देखना है कि इस बंदे का नसीब क्या कह रहा है। ठीक है, कारोबार नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं से खाना पीना, रोटी, कपड़े तो उसको मिल रहे हैं, तो उसकी क्या रीज़न है? इसके जायचे में ज़ुहल कहाँ पर? अब ज़ुहल प्लेस्ड है 3rd हाउस में जाके। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये क्लैरिफाई होगा कि आखिर तीसरे घर को हम नीम नहस क्यों कहते हैं, क्या वजह है कि तीसरा घर जो है उसको कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। लेकिन आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि तीसरा घर जो है उसको क्यों ख़राब कहा जाता है, क्यों मैं उसका स्टोन रेकमेंड नहीं करता हूँ आपको, क्यों मैं 11th हाउस का भी समटाइम स्टोन रेकमेंड करने से डरता हूँ, कहीं बीमारी ना लग जाए छोटी मोटी, एक बीमारी से निकले दूसरी बीमारी में आ जाए। बिल्कुल इस बंदे के जो हैं प्रॉब्लम्स रहेंगे, इसको रेमेडीज़ करनी है, अपनी रेमेडीज़ करनी है। अब दूसरे घर का लॉर्ड मून वो भी ख़राब है, तो इसके जायचे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लें ताकि इसके हमको बेहतर उपाय जो है वो कर सकें। सारा बिलाल ने सवाल किया है कि हमने अगर किसी की बीमारी देखनी हो वो छठे घर से देखते हैं, लेकिन देखना कैसे है कि इस इंसान को क्या बीमारी है और क्यों है, और इसका इलाज कहाँ से देखेंगे और किस सियारे से कौन सी बीमारी और इलाज देखें।
इसी तरह हमल कि प्रेगनेंसी जो है वो कब होगी तो ठीक रहेगी, ये देखना कहाँ से है। चलें इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम इनका जो सवाल का पहला पोर्शन है कि अगर किसी शख्स को कोई बीमारी देखनी हो वो हम छठे घर से देखते हैं, और लेकिन देखना कैसे है कि इस इंसान को क्या बीमारी है और क्यों है। हर प्लैनेट जो है, आप जब क्राकस की लिस्ट खोलेंगे उसके अंदर आपको हर प्लैनेट के साथ जो जो बीमारी मंसूब है वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग ये चाहते हैं कि उनके बाल काले हों, घने हों, लेकिन वो ग्रे हो जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़ोहल की गड़बड़ होती है जायचे में। कुछ लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, जॉइंट पेन कॉमन है आजकल, सन इसको कंट्रोल करता है। क्यों डॉक्टर कहते हैं कि आप सूरज की रोशनी में बैठें, आपको विटामिन डी, गोरे पागल हैं सारा दिन बीच पे जाके लेटे रहते हैं, आप विटामिन डी लेने के चक्कर में स्किन ख़राब कर लेते हैं कि एक तरफ तो विटामिन डी ले रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं कि उस पर काले काले स्पॉट्स बन जाते हैं। अब स्किन की जितनी बीमारी है वो मरकरी देख रहा है, फिर उसके बाद ब्लड की जितनी बीमारी है मार्स देख रहा है। अब आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको सन मून दोनों मिलके देख रहे होते हैं। फिर क्राकस की लिस्ट के अंदर आपने सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना है, या सबसे पहले आप जायचा देखें कि जो इसका बीमारी का घर है उसका प्लैनेट कहाँ पे बैठा हुआ है। वो पहले घर में है, अगर पहले घर में तो अच्छा उसको इस पोर्शन में कोई बीमारी हो सकती है। वो दूसरे घर में है तो उसको आंखों से कोई मसला हो सकता है, उसको बोलने का मसला, मसूड़ों की प्रॉब्लम, दांत में दर्द, तकलीफ़ और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती है। तीसरे घर में अच्छा उसका शोल्डर फ्रीज हो सकता है। चौथे घर में छाती से लेके ये दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी उसको हो सकती है, कार्डियक उसको अरेस्ट हो सकता है। फिर उसके बाद पांचवा, ये जो औलाद की प्रेगनेंसी का दूसरा इनका सवाल है कि औलाद की जो हमल कब ठहरेगा या प्रेगनेंसी कब होगी, तो ये 5th हाउस से देखा जाता है कि पाँचवें घर का जो लॉर्ड है वो देखे कहाँ पर प्लेस्ड है। वो कहीं 8वें घर में, मोस्टली अगर 5वें घर का लॉर्ड 8वें घर में हो तो ऐसे अफराद के मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। छठे घर में हो, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ जाती है, अक्सर ख़वातीन को सिस्ट बन जाती है, बीमारी हो जाती है। फिर उसके बाद 12वें घर में हो कि बीमारी पे ख़र्चा होगा तो फिर चीज़ें ठीक होंगी। कि बीमारी किस चीज़ की है, हर घर, हर हाउस, जितने भी हाउस हैं आपके जायचे के, आपकी बॉडी को 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और उन 12 हिस्सों में से हर पोर्शन किसी न किसी घर से मंसूब है। फिर जो जो बीमारियां हो रही हैं वो कुछ प्लैनेट्स के साथ भी मंसूब हैं। फिर उनकी जो एस्पेक्ट्स बनती हैं कि लेट्स सपोज छठे घर में विपरीत राजयोग बना हुआ है, आप बंदे को कह देते हैं कि जी आपको तो ज़िंदगी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि विपरीत राजयोग है। लेट्स सपोज मरकरी छठे घर में शर्फ का भी है, विपरीत राजयोग भी उसको मिला है, आप उसे कहेंगे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन हमें यह भी तो देखना है कि हो सकता है ट्रांजिट के अंदर कोई मनहूस नहस सियारा जो है छठे घर पे नज़र डाल दे, कहीं मरकरी कम्बस तो नहीं है। अब छठे घर पे लेट्स सपोज अगर मरीख की नज़र पड़ जाती है तो वो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देता है। कि मरकरी अगर जायचे के 12वें घर में हो, 8वें घर में हो या हबूत का हो जाए तो अक्सर लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। राहु केतु दूसरे में या 12वें घर में आ जाएं, आंखों को कमज़ोर कर देते हैं, बिनाई कमज़ोर हो जाती है, इंसान प्रॉपर चश्मा लगाना पड़ जाता है। फिर वीनस अगर ख़राब हो जाए या वीनस जायचे में ख़राब हो तो शुगर हो जाती है, बंदा डायबिटीज़ उसको बहुत जल्दी घेर लेती है कम उम्री में। मेरे साथ खुद हुआ कि मेरे जायचे में वीनस अच्छा था, मैंने किसी के कहने पे ओपल पहन लिया तो मुझे डायबिटीज़ हो गई, जो मुझे हालांकि फैमिली की हिस्ट्री भी थी, लेकिन वो डायबिटीज़ होनी थी जाके शायद 5-6 साल बाद, लेकिन विद इन अ मंथ मुझे डायबिटीज़ हो गई, पता ही नहीं चला। डायग्नोज हुआ, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट पे लगा दिया,
उस ट्रीटमेंट के बावजूद भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो ओपल उतारा तो शुगर माइनस में चली गई, ठीक हो गई, नेगेटिव आ गई। तो कहने का मकसद ये है कि हर प्लैनेट किसी न किसी बीमारी को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि अगर आपके फेफड़े पे कोई प्लैनेट आके रूल कर रहा है और आपको डेफिनेटली कोई हार्ट अटैक ही होना है, जब तक उस प्लैनेट जिससे वो मंसूब है वो वहाँ पे ट्रांजिट नहीं करेगा, उसकी दशा नहीं चलेगी, वो नज़र नहीं डालेगा, तब तक वो बीमारी नहीं होगी। मेजॉरिटी जिन लोगों के जायचे में कमर दरकरब होता है, ऐसे लोगों को बवासीर, पाइल्स का मसला, फिशर का मसला, ऐसे लोगों को कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है। क्यों? क्योंकि मून है पानी, उनकी बॉडी हमेशा डिहाइड्रेट रहती है। और जिनके जायचे में मून स्ट्रांग होता है वो पानी बहुत ज़्यादा पीते रहते हैं, नहीं भी प्यास लगी होती उनको वहम होता है कि हमने पानी बहुत पीना है, पीते रहते हैं पानी। तो हर प्लैनेट और हर हाउस जो है वो बीमारियों को देखता है, रूल करता है। उसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा ये आपको क्राकस की लिस्ट में और आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ बेहतर अंदाज में आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अभी इस वक्त किसी बीमारी को डायग्नोज करना, चूँकि हमें नहीं पता हमने किस बीमारी को डायग्नोज करना है, तो ये चीज़ें आप लोगों के प्रैक्टिस में। अब इन्होंने पूछा कि प्रेगनेंसी कब होगी। प्रेगनेंसी के लिए देखें कि अगर पहली औलाद है या औलाद कोई भी आपकी पहली है, दूसरी है, तीसरी कोई भी है, तो हमें सबसे पहले 5वें घर को देखना है, हमें दूसरे घर को देखना है। ये सवाल पिछली क्लास में भी आया था कि नस्ल की जो प्रोडक्शन है वो आगे चलनी है, फिर हमें 5वें घर को देखना है, फिर उसके बाद हमें दूसरी है, तीसरी औलाद है, जो भी है उसको हमने आगे देखना है। फिर वो कहाँ से ट्रांजिट कर रहा है, कैसे हो रहा है, उसका वक्त चल रहा है। अगर हो सकता है कि अगर किसी औलाद के प्लैनेट की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही है, हो सकता है उसकी प्रेंतर दशा चल रही हो, उसका कुछ छोटा जो 4th दशा है वो चल रही हो, उसके अंदर कोशिश की जा सकती है। अगला सवाल ईमान खादिम हुसैन साहब ने पूछा है कि इस जायचे में 10वें घर में राहु है 13 डिग्री पर, और इससे आगे पीछे घर में मरीख और मुश्तरी है, यानी शुभ सियारे हैं, तो पापी सियारे के असरात को ख़त्म करेंगे। 10वें घर में मौजूद है यहाँ पे खादिम हुसैन साहब का जायचा, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लूँ। अच्छा, 10वें घर में मौजूद है राहु और उसके आगे पीछे मौजूद है जुपिटर और मार्स, तो बिल्कुल यहाँ पे जो शुभ कतर योग है उसकी कैटेगरी आती है। और राहु के जो असरात हैं वो नील होते हैं, ख़राबी देने वाले। तो राहु की दशा अंतरदशा जब भी चलेगी तो इस जायचे में राहु बेनिफिशियल हो सकता है, फ़ायदा देगा। इस जायचे में मुश्तरी 9वें घर में है और 13 डिग्री पे है, और आगे और पीछे घर में राहु और ज़ुहल हैं, यानी पापी सियारे शुभ सियारे के असरात को ख़त्म करेंगे। और असरात किस योग के ज़्यादा होंगे? इन्होंने पूछा है कि इस जायचे के अंदर मुश्तरी 9वें घर में, मैं एक दफ़ा फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा तमाम स्टूडेंट्स को कि बराए मेहरबानी अपने जो जायचे हैं वो ज़रा थोड़े से क्लियर फॉर्म में भेजा करें, ताकि उसको देखने में मेरे लिए भी, और जब ये स्क्रीन पे आप लोग बाद में देखेंगे, मेजॉरिटी अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे होते हैं, कुछ लैपटॉप में देख रहे होते हैं, आप लोगों को भी नहीं समझ आएगी। मैं बस कह के गुज़र जाऊंगा और आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगे। आप अगर कोई गलती होती है आप मुझे भी बता सकते हैं, मैं आप लोगों से भी सीखता हूँ। कि इस जायचे में मुश्तरी 9वें घर में है, यानी जुपिटर जो है वो यहाँ पर प्लेस्ड है। और इन्होंने पूछा है कि उसके आगे और पीछे यहाँ पर ज़ुहल मौजूद है और यहाँ पर राहु मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी मज़े की बात है कि एक तरफ तो मुश्तरी जो है वो शुभ कतर योग बना रहा है और दूसरी तरफ जो है वो पाप कतर योग भी लग रहा है कि उसके असरात जो हैं वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। अब हम यहाँ पे सहारा लेते हैं डिग्री का, कि डिग्री वाइज दोनों में से कौन सा सियारा, अब ज़ुहल जिसने पाप कतर योग बनाना है उसकी डिग्री क्या है। अगर तो ज़ुहल कमज़ोर है तो डेफिनेटली जो शुभ कतर योग है उसकी अफादियत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर यहाँ पे ज़ुहल तगड़ा हो कि मुश्तरी ने
सिर्फ़ और सिर्फ राहु की ख़राबी को ख़त्म किया है। इसका ये मतलब नहीं कि वो उसकी ख़राबी को ख़त्म करके ख़ुद बच रहा है। मुश्तरी की इनफरादी तौर पे अपनी क्या हैसियत है ज़ायचे में, तो ये जो पाप कतर योग है ये उस मुश्तरी की जो इनफरादी तौर के ऊपर हैसियत है उसको कम करेगा। लेकिन सबसे पहले अगर कहीं पे शुभ कतर योग लग जाता है, कहीं पे भी शुभ कतर योग लग जाता है तो उसको हम पहले कंसिडर करते हैं, और अगर कहीं पे पाप कतर योग लगता है उसको हम बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे शुभ कतर योग की हैसियत ज़्यादा होगी और जो पाप कतर योग है उसकी अफादियत जो है वो उतनी नहीं होगी जितनी हमें देखनी है। अगला सवाल इनका, शुभ कतर या पाप कतर योग लगता है तो सियारों के असरात ख़त्म हो जाते हैं या रिवर्स हो जाते हैं। किसी भी प्लैनेट के असरात नहीं ख़त्म होते, ना किसी प्लैनेट के असरात पॉजिटिव होंगे तो वो नेगेटिव चले जाएंगे अगर कोई भी योग लगता है, या अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। योग लगने का, लेकिन किसी भी थ्योरी का मकसद क्या होता है? किसी भी थ्योरी का मकसद ये होता है कि अगर कोई चीज़ डायग्नोज हुई है और उसको एक कतर यानी काटने वाला आ गया है, उसके असरात को ख़त्म करने वाला आ गया है, उसको कैंची से कट करने वाला आ गया है, तो अगर किसी जायचे में शुभ कतर योग लग रहा है तो यहाँ पर प्लैनेट के असरात नहीं ख़त्म होते। अब उसने असरात देने हैं, वो क्या देने? शुभ कतर है तो शुभ देगा, अगर पाप कतर है तो पापी असरात देगा, नेगेटिव असरात देगा। असरात उसके रहेंगे, रिवर्स कुछ नहीं होगा। यहाँ पे रिवर्स ये होगा कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये देखना है कि उसको जो कतर करने वाला कौन आ गया। देखें, अगर राहु पहले से ही शर्फ का हो, राहु पहले से ही अच्छी जगह पर प्लेस्ड हो और अगर उसको शुभ कतर भी मिल जाता है तो फिर ये शुभ कतर योग प्लस हो जाएगा, यानी उसको डबल ताकत मिल जाती है। और अगर एक जायचे में राहु जो है या कोई भी अच्छा सियारा जो है वो हबूत का है और ऊपर से पाप कतर योग भी लग गया तो फिर डबल ख़राबी देता है कि वो ख़राब था ही, ऊपर से मज़ीद ख़राब हो गया। तीसरा सवाल ईमान खादिम हुसैन साहब का कि सिर्फ़ कमर दरकरब वाले लोग ज़हीन होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सारे ज़हीन होते हैं। अगर कमर एक्वेरियस लगन में या किसी भी मुखालिफ घर या किसी भी बुर्ज में हो तो क्या ज़हीन होगा? कि सिर्फ़ कमर दरकरब वाले लोग ज़हीन होना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के जायचे में अब कमर दरकरब नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सारे के सारे जो हैं वो मेरी तरह बेवकूफ़ और नालायक हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्वेरियस असेंडेंट के अंदर किसी भी मुखालिफ घर या किसी भी बुर्ज में अगर कमर दरकरब होगा तो क्या बंदा ज़हीन होगा? देखें, एक्वेरियस का सबसे पहले हम जायचा खोल लेते हैं और एक्वेरियस जायचे से हम जाके देखते हैं कि वहाँ पर मून की हैसियत क्या है। एक्वेरियस असेंडेंट का जायचा हमने खोल लिया, अब यहाँ पर मून के पास है छठा घर, 6th हाउस। अब मून इस जायचे में जिधर भी जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, ख़राबी ही देगा, सिवाय एक जगह के। और वो जगह कौन सी हो? सिर्फ़ एक जगह ऐसी है जहाँ पे मून ख़राबी नहीं देगा, सिर्फ़ और सिर्फ अपने घर में। क्योंकि अपने घर में अगर ये आ जाएगा तो और लगन का लॉर्ड अच्छा हो जाएगा। अगर लगन का लॉर्ड अच्छा नहीं तो अपने घर के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन बाहर देखेगा तो वहाँ ख़राबी देगा। लेकिन अगर ये अपने घर में हो और इसको विपरीत राजयोग मिल जाता है तो फिर ये वाहिद एक जगह इस जायचे में होगी जहाँ पर मून पॉजिटिव रहेगा। असेंडेंट कोई भी हो, मून अगर एंटी प्लैनेट है, अपने घर में कोई भी प्लैनेट ख़राबी नहीं देता, लेकिन अगर उससे बाहर होगा और मून एंटी है तो फिर मून प्रॉब्लम देगा जिधर ये। देखें, उसके लिए तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि उसका 5वां घर क्या कहता है। 5वें घर में अक्ल है कि 5वां घर क्या कहता है। फिर असेंडेंट, हर चीज़ से पहले हमें असेंडेंट देखना है। आप ये मत देखें कि एक बंदा जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है
वो जॉब में अच्छा है या वो ट्रैवलिंग में अच्छा है, वो खाना बनाने में अच्छा है। इब्तदा हर चीज़ की कहाँ से होती है? लगन से। कि हर फ़र्द, अब मैं एक शख्स को जानता हूँ, वो खाना बड़ा अच्छा बनाता है, गाड़ी नहीं उसको चलानी आती, उसको अपने बैंक का ATM नहीं यूज़ करना आता, मोबाइल फ़ोन उसको इस्तेमाल नहीं करना आता, हम उसको क्या कहेंगे? वो अपने फ़न का, अपने हुनर का नॉलेज रखता है, लेकिन बाकी दुनिया से अनजान है। तो इंटेलिजेंट, अक्लमंद तो वो होता है जो ज़माने के साथ चले, जो ज़माना शनास हो, उसको ज़माने का पता हो, उसको अपनी आप को कैसे अपग्रेड करना है ज़माने के साथ, वो चीज़ें कैसे लेके चलनी हैं। तो इंटेलिजेंट होना, फिर ये भी हमें देखना है कि साहिब जायचा जो है वो रूहानी तौर पे या इल्मी तौर पे कितना अपने आप को अपग्रेड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इब्तदा होती हैं असेंडेंट से। सिर्फ देखें, मैंने कमर दरकरब अगर मैंने कह दिया कि जी बंदे बड़े ज़हीन हैं, अब आप सब लोग उसी के पीछे चल पड़े हैं कि आप दुआएं मांग रहे हैं, या अल्लाह कमर दरकरब में मुझे बेटा बेटी अता कर दे, ट्विंस दे दे, डबल ज़हीन पैदा हो जाए। ऐसा नहीं होता। अब जिनके जायचे में कमर हमारे नहीं है तो इसका मतलब है जैदी साहब हम तो फिर नालायक ही हैं, ठीक है। तो बेटा डिपेंड करता है, प्लैनेट्स की कॉम्बिनेशंस को देखना होता है आपके जायचे में। 4 चीज़ें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती, 4 चीज़ें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़, इंसान की जो शख्सियत है ना, आप लगन को अपने जहन में रखें कि इंसान की ज़ाहिरी अपीयरेंस, उसकी शख्सियत, उसकी सहरंगेज़ी, ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब उसके पास पैसा कितना है, शख्सियत उसकी भले जितनी मर्ज़ी खूबरू खूबसूरत हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी जेब में 1 रुपया नहीं है खाने के लिए। फिर उसके बाद उसका नसीब कैसा है? क्या उसके नसीब में वो चीज़ें उसको मिलती हैं जिसके पीछे वो मेहनत करता है, भागता है? फिर उसके बाद ख्वाहिशात, क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं? हर चीज़ मिल गई, ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही हैं। तो आपके सामने पूरा का पूरा जायचा 12 हिस्सों में खुला हुआ पड़ा है कि अगर इंसान की ज़िंदगी में एक चीज़ अच्छी हो तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीज़ें भी उसको बेहतर अंदाज में मिल रही होती हैं। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई तशनगी रह जाती है ज़िंदगी में इंसान के। क्यों? अब आपको पता है कि नसीब अलहदा है, कारोबार अलहदा है, ख्वाहिशात अलहदा है, फाइनेंस अलहदा है, घर का सुख अलहदा है, बीमारी अलहदा है, ख़र्चा अलहदा है, औलाद अलहदा है, बीवी अलहदा है, हर चीज़ अलहदा है। कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ अगर लगन ठीक है, देखें किसी भी जायचे का, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया था कि अगर आप असेंडेंट को पढ़ लेते हैं तो आप 50% जायचा वैसे ही रीड कर जाते हैं। अभी ये पहले जायचा पीछे का आया था जिसमें सारे के सारे सियारे जाके 8वें घर में बैठे हुए थे। तो इब्तदा ही अगर ख़राब हो जाए तो फिर जो इंतहा 12वें घर तक आते आते चीज़ें सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं। हो सकता है जिसका जायचा ख़राब था उसके जायचे में उसका 5वां घर ठीक होता, औलाद के बाद उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल कि अगर कोई सियारा गरूब है और लगन का भी एंटी है और तीसरे घर और 8वें घर का मालिक है तो इसे स्टोन पहनकर एक्टिव कर लें, और अगर 8वें और तीसरे घर के मनफी असरात आते हैं तो इसे सदका करके ख़त्म कर सकते हैं और साथ स्टोन भी पहनना होगा। कोई भी सियारा, चाहे वो हबूत का हो, चाहे वो पाप कतर में हो, चाहे वो कम्बस्ट हो गया, तो इसका मतलब ये कि उसका अब स्टोन पहनना लाजमी हो जाता है। वो किसी भी घर में बैठा हो, 6ठे में, 8वें में, 12वें में, नीम नहस तीसरे में भी बैठा हो, कहीं पे भी बैठा हो, तो अगर कोई सियारा कम्बस्ट हो गया तो उसके असरात नील हो जाते हैं। नील होने का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में से अगर एक बाजू को हिलाना ही छोड़ दें कि आपके जिस्म का हिस्सा ही नहीं रहता, लगा आपके साथ है, उसमें वो सुन्न हो जाता है कि उसके ऊपर अगर कोई बीमारी आ रही है वो जाती नहीं है, कोई खुशी आ रही है तो उसको महसूस ही नहीं करता इंसान
कि आपकी ज़िंदगी में हर वक्त अगर खुशी है या गम है या कोई भी चीज़ है या जिससे भी उसका ताल्लुक़ है, कि अगर औलाद नहीं पैदा हो रही, पाँचवें घर का हाकिम कम्बस्ट है, औलाद नहीं हो रही, अगर अल्लाह ने दे दी है वो फिर वो फर्मा बरदार नहीं होगी, फिर ऐसी औलाद मनते मुरादों से मांगने का क्या फ़ायदा हुआ। तो हमें उसको एक्टिव करना है, भले वो ख़राब घर में क्यों ना बैठा हो, साथ आप उसके सदक़ात दे सकते हैं, सदका खैरात करने में कोई हर्ज नहीं है। ईमान खादिम हुसैन साहब का 5वां सवाल कि अकीक मुख्तलिफ़ रंग में होते हैं, अगर कोई बंदा सियारे के साथ मुतलका स्टोन ख़रीद ना सके तो सियारे के मुतलका स्टोन पहन ले, या जिन उंगलियों का आपने बताया इन्हीं में अकीक पहन लें। मसलन ज़मरद दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनते हैं तो क्या इस जगह सब्ज़ अकीक पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। अकीक वाहिद स्टोन है जो मुख्तलिफ़ रंगों में दस्तयाब होते हैं और हर रंग किसी न किसी प्लानट के साथ मंसूब है। सुर्ख अकीक है वो मरीख का सब्स्टिट्यूट है, ज़मरद का सब्स्टिट्यूट है सब्ज़ अकीक, फिर पीला अकीक है, फिर सफ़ेद अकीक है, काला अकीक है ज़ुहल के लिए। बहुत सारे अकीक हैं जो तमाम प्लैनेट्स के सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके स्टोन्स के, आप उनको पहन सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारे अफराद स्टोन्स नहीं ख़रीद सकते चूँकि ओरिजिनल स्टोन्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप अकीक पहन सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह से मैंने दूसरे स्टोन्स पहनने का आपको बताया है। लेकिन इसका फ़र्क समझ लें, फ़र्क क्या है। ओरिजिनल स्टोन्स जो होते हैं, अकीक भी ओरिजिनल ही होते हैं, लेकिन अकीक की इंटेंसिटी ज़रा थोड़ी सी कम होती है। जो दूसरे स्टोन्स हैं जो मैंने आपको बताएं, उनकी इंटेंसिटी जो है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, उनकी बॉडी कैपेसिटी के लिए वो बेहतरीन रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने ट्रैवल करना है, इस्लामाबाद से लाहौर जाना है और आप लैंड क्रूज़र में बैठ जाते हैं और आप लाहौर चले जाएंगे, हो सकता है रास्ते में दर्जनों आपको गड्ढे मिलें, स्पीड ब्रेकर्स आएँ, आपको फ़ील ही ना हो। लेकिन यही अगर आप सन 85 की करोला में बैठ जाएं और लाहौर चले जाएं, कभी ऊपर झटके मारेंगे, कभी नीचे झटके मारेंगे, कभी ब्रेक लगाएंगे तो पीछे से उड़ के बंदा आ गया, पाई आराम नाल गड्डी चला। लैंड क्रूज़र में आप जा रहे होंगे 200 की स्पीड पे, आपको फील ही नहीं होगा। ऑल्टो में आप जा रहे होंगे 100 पे, तो गाड़ी भी हिल रही होगी और साथ साथ दिल भी आपका हिल रहा होगा कि यार कि टायर है ना खुल जाए इसके। तो कहने का मकसद ये है कि पहुंचाना दोनों ने, आपको उसने भी पहुंचाना है और दूसरी ने भी पहुंचाना है। सफ़र आप दोनों पे कर रहे हैं। एक पे आप जल्दी पहुंच जाएंगे, पुरसुकून सफ़र रहेगा, दूसरी के ऊपर जो है वो आप हो सकता है 1 घंटा लेट पहुंचें, लेकिन पहुंच जाएंगे। रास्ते में कभी गाड़ी पंचर हो जाएगी, फिर रुक जाएंगे, उसका टायर चेंज कर रहे हैं, हो सकता है रेडिएटर जो है गर्मी से वो ब्लास्ट कर जाए, फिर वो ठीक करवाने बैठ जाएंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आप वो अफोर्ड कर सकते हैं कि क्या अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर ये सवाल नहीं पैदा होता कि आप महंगी अगर चीज़ ले रहे हैं तो वो उसके मुताबिक आपको उसका वो सुख दे रही है। अगर सस्ती चीज़ नहीं आप अफोर्ड कर सकते, काम वो भी वही कर रही है, लेकिन उसके क्या साथ साथ समरात हैं मैंने वो भी आपको बता दिए कि पहुंचा देगी आपको, आप पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर आप दम दुरूद करते हुए ही जाएंगे, साथ दम दुरूद करते रहा करें। राहिला शहज़ादी ने पूछा है पहला सवाल कि ज़ायचे में कमर 8वें घर में है, तो ये लड़की कमर दर अकरब के वक्त में पैदा हुई है, कमर दर अकरब की वजह से इसके कामों में मुश्किलात रुकावटें रहती हैं कि मून इनके ज़ायचे में प्लेस्ड है, कमर दर अकरब कहाँ पे? 8वें घर में। अच्छा, दूसरा सवाल भी इनका मैं ले लूँ, साथ ही मिलता जुलता है कि इस ज़ायचे के मुताबिक ज़ुहल का सदका बनता है, मरीख को एक्टिव करने की वजह से मसला तो नहीं होगा। अब इनका ज़ायचा अगर मैं देखूँ तो इसको हम पहले जूम इन कर लें। अच्छा, मैं सिर्फ अंदाजे से देख रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, अब थोड़ा क्लियर हुआ है कि मून इनका बैठा हुआ है ज़ायचे के 8वें घर में।
तो 8वें घर में बैठना है। यहाँ पे मून को कमर दर अकरब नहीं लगा हुआ, मून अपनी घर में है, ओन साइन का है, और लगन का मालिक जुपिटर जाके बैठा हुआ है जायचे के 7वें घर में। तो यानी मून को जायचे में विपरीत राजयोग लगा हुआ है। मून तो जायचे में बहुत अच्छा है, मून तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब इन्होंने पूछा कि जायचे में जोहल के सदकात देने चाहिए। बिल्कुल, चूँकि जोहल लगन का एंटी पार्टी है, बिल्कुल सर पे आके बैठा हुआ है, जोहल के सदकात आप दे सकते हैं। और अगर मरीख का स्टोन, मरीख के पास मूल तरकोन का 5वां घर है और वहाँ पर 9th हाउस में जाके बैठा हुआ है, शम्स है 11 डिग्री पे और मार्स है 22 डिग्री पे, तो 1 डिग्री से कम्बस्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप मार्स का स्टोन लेकर पहनते हैं तो बेनिफिशियल है। मार्स का भी पहन सकते हैं आप, ज़मरुद भी पहन सकते हैं 10वें घर का स्टोन। फिर उसके बाद 5th हाउस का जो लॉर्ड है सन याकूत, उसका स्टोन भी लेकर पहना जा सकता है। तो इस जायचे में कमर दर अकरब नहीं है। 8वां घर 8वां घर है, 8वां घर 8वां ज़ोडिक साइन यानी स्कॉर्पियो नहीं है, वो कहीं पे भी हो सकता है। अली असद सुलैरिया साहब का सवाल है कि इस जायचे में 6ठे घर में शुभ कतर योग है, क्या ये शख्स उपल पहन सकता है? कि इस जायचे के 6ठे घर में शुभ कतर योग है, तो यहाँ पर ये बंदा, अब इनका जायचा थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अच्छा, इस जायचे में ओपल बिल्कुल लेकर पहना जा सकता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि ओपल चूँकि वीनस है लगन का लॉर्ड, तो लगन कोई भी हो, उसका लगन का लॉर्ड अच्छी जगह पे है, भले उसके पास 6ठा 8वां 12वां घर हो, दूसरा हाउस, तो लगन का जो लॉर्ड है उसका स्टोन लेके पहना जा सकता है। और ओपल वैसे भी 1 डिग्री पे है, तो साहिब जायचा को तकवीयत देनी चाहिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप इसका स्टोन लेकर पहने। इसके बाद इनका सवाल है कि जायचे में 4थे घर में ज़ोहरा और मरीख गरूब है, 6ठे घर में ज़ोहल गरूब है, तो क्या इन सब के स्टोन पहनने चाहिए और कैरी करना चाहिए? तो कौन सा स्टोन है? लगन का बिल्कुल जो प्लानट गरूब है, जिसकी बहुत आपको अशद ज़रूरत है, उसके स्टोन्स डेफिनेटली लेके पहनने चाहिए। दूसरा सवाल असद अली सुलैरिया साहब का है कि जायचे में ज़ोहल और मरीख दोनों गरूब हैं, क्या दोनों के स्टोन पहन सकते हैं? बिल्कुल पहन सकते हैं। किस्मत के घर का हाकिम सारा कमर 28 डिग्री पर है, औलाद के लिए कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? शम्स 0 डिग्री पर है, लगन का दोस्त है और करियर का मालिक है, याकूत पहनना चाहिए। मुझे लग रहा है इन्होंने कोई ज्वेलरी की शॉप खोल ली है और ये सारे जायचे क्लास में हल करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर इस जायचे में मून की प्लेसमेंट अगर हम देखें 28 डिग्री पे, तो मून का स्टोन बिल्कुल लेके पहने। औलाद के लिए इनको जुपिटर को पहले फाइंड आउट करना है कि जुपिटर कहाँ पे, जुपिटर अपने हाउस में 20 डिग्री पे है, तो पीला पुखराज लेकर पहने। और याकूत 0 डिग्री पे जो बैठा हुआ है सन, उसका स्टोन भी पहनेगा, चूँकि करियर का लॉर्ड है, करियर का लॉर्ड जो है 0 डिग्री पे है। लेकिन जैसी वो एक्टिव हो या ना हो, उसने उसके साथ साथ बैठे हुए ज़ोहल को भी कम्बस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्लैनेट 5वें घर में हैं वो भी रीज़न बनते हैं औलाद के, जो आकर प्लेस्ड हो जाते हैं। तो अगर इनको औलाद के लिए पीले पुखराज के साथ साथ ज़ोहल को भी एक्टिव करना है और रूबी पहन के या उसको सन को भी एक्टिव करना है, इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अगला सवाल आरफा शेख ने किया है कि कैप्रिकॉन लगन में कमर को 7वां घर मिला हो और कमर ख़ुद 7वें घर में हो, तो ऐसे बंदे की शादी कहाँ होती है? क्योंकि कमर की एक ही नज़र है 7वीं, तो शादी कहाँ होगी? यानी 7वें घर का लॉर्ड अगर दूसरे घर में नहीं है तो फिर इसका ये मतलब है कि वो फैमिली में शादी नहीं करेगा। अगर 7वें घर का लॉर्ड 5वें घर में नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो बंदा मोहब्बत की शादी नहीं करेगा। अगर 7वें घर का लॉर्ड जो है वो किसी और जगह पे 12वें घर पे नहीं है, इसका मतलब है कि वो बंदा बैरून मुल्क शादी नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि साहिब जायचा लगन जो है वो ख़ुद क्या चाहता है, वो ख़ुद कहाँ पे बैठा हुआ है। 7वां घर तो चले अपने घर में, इसका ये मतलब है बीवी होगी, शौहर होगा, खूबसूरत होगा, प्यार करने वाला, केयरिंग, लविंग, सब कुछ होगा। शौहर होगा तो वो भी बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखेगा कि आओ बेगम मैं पाँव भी धो देता हूँ तुम्हारे, इतना ज़्यादा ख्याल रखेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो लगन का लॉर्ड है
वो किधर है कि साहिबे जायचा का अपना रुझान कहाँ है कि जब उसकी शादी की उम्र आई, वो 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का हुआ, क्या लगन का लॉर्ड 5वें घर से ट्रांजिट तो नहीं कर रहा था? क्या लगन का लॉर्ड दूसरे घर से ट्रांजिट तो नहीं कर रहा था? क्या उसका अगर ख़ानदान से बाहर शादी होनी है, क्या उसका ट्रांजिट 9वें घर से तो नहीं गुज़र रहा था? तो हमें ये देखना है कि 11वें घर से उसका लॉर्ड तो नहीं ट्रांजिट कर रहा, कि जानने वालों में तो नहीं शादी होनी उसकी। तो हमें ये देखना है कि जिस बंदे की शादी होनी है उसके जायचे में उस वक्त कौन कौन से प्लैनेट एक्टिव हैं। कोई ना कोई प्लैनेट तो एक्टिव होगा कि उसकी शादी की बात बन रही है। अगर मून नज़र अपनी घर में है, लगन पे नज़र डाल रहा है, लेकिन जिसने करनी है वो कहाँ से गुज़र रहा है, वो कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? क्या उसने अपने दोस्त को भगा के शादी करनी है? क्या उसने खुफिया शादी करनी है? क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करेगा? तो ये करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, हमें उसको देखना है। अगर इस कंडीशन में कि 7वें घर का लॉर्ड 7वें घर में आ जाए, तो फिर हमें ये देखना होता है कि जो करने वाला है वो कहाँ पे है। दूसरा सवाल, ज़ुहल और कमर आपस में एंटी हैं। ज़ुहल की नज़र भी 7वें घर पर और 7वें घर में कमर है, उसकी नज़र भी है लगन पर, तो इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी होगी? देखें, लगन का लॉर्ड 7वें घर पे नज़र डाल रहा हो या 7वें घर का लॉर्ड लगन पे नज़र डाल रहा हो, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये कि 7th हाउस का लॉर्ड अपनी घर में है, तो भले दोनों एंटी हों लेकिन अपनी अपनी लिमिटेशंस में रहते हैं। आज हमने ये भी देखना है कि 7वां घर, आज की जो हमारी क्लास है, कि 7वां घर है केंद्र का, लेकिन मोस्टली एंटी पार्टी क्यों होता है? हम क्यों इसको केंद्र में आने के बावजूद इसको मेजॉरिटी, हम इसका स्टोन ही नहीं पहनते? कहीं गलती से शादी, आप ये ना समझिएगा कि मैं सबको कवारा देखना चाहता हूँ इसलिए स्टोन नहीं रेकमेंड करता 7वें घर के। तो ज़ुहल जो है इसकी नज़र 7वें घर पे और कमर जो है उसकी नज़र भी लगन पर है। तो इन दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी डिपेंड करता है कि इन दोनों का जो निकाह का वक्त है वो किस टाइम पे हुआ है। तो निकाह का टाइम बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर लेट सपोज़ किसी के जायचे में 7th हाउस जो है वो आपका एंटी है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम क्यों एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि आप नेक वक्त का तयन करवाएं, आप अच्छे वक्त में उसकी इब्तदा करें। वो इसीलिए कहा जाता है कि उस वक्त में जो आपके पैदाइशी जायचे में ख़राबी चल रही होती है उसको उस टाइम पे बैलेंस किया जाता है, उसको डिज़ाइन एक तरह से किया जाता है। करने वाली ज़ात तो बहरहाल अल्लाह की है, लेकिन उस टाइम को मैनेज किया जाता है कि आप जिस टाइम पे अपना आगाज़ और इब्तदा करने लगे हैं उस रिश्ते की पैदाइश होने जा रही है। एस्ट्रोलॉजी में हम पढ़ते कहाँ से हैं? लगन से शुरू होता है ना। लगन क्या है? इब्तदा, आगाज़ ज़िंदगी के, बंदा इधर दुनिया में आया, साथ ही उसका जायचा बन गया कि ये टाइम ऑफ बर्थ और ये उसका डेट ऑफ बर्थ और ये उसका जायचा। तो इसी तरह मियाँ बीवी दोनों जब निकाह हो रहा होता है, जिस टाइम पे हो रहा होता है, उस वक़्त का जायचा कि अब दो बंदों का एक जायचा वो बताएगा ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या सलूक करने जा रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम इसी सेशन में, इंशाल्लाह इसी महीने में हम ये भी पढ़ेंगे कि निकाह का जायचा, बिज़नेस का जायचा, ये कब, किस वक़्त, कैसे, किस तरह से आप बना सकते हैं। महीने और हफ्ते का जायचा कैसे देखा जा सकता है? आपके पास सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप सॉफ्टवेयर खोलें, सॉफ्टवेयर के अंदर आप ट्रांजिट में जाएं और ट्रांजिट के अंदर आप जाके देखें कि इस हफ्ते आपके प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। वैसे मोस्टली जो लोग करते हैं, प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं, उसमें मून को सबसे पहले ले रहे होते हैं कि मून की प्लेसमेंट क्या है, कि मून जिस जिस घर से गुजर रहा होता है मोस्टली उसी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब ज़ुहल एक घर में आ गया, उसने तो 2.5 साल रहना है। अब 2.5 साल एक ही चीज़ तो नहीं होगी, बदलती रहेंगी। क्या बदलेगा? जज्बात, इमोशंस, ख्वाहिशात, सोच। मरकरी चेंज होगा, वीनस चेंज होगा, सन चेंज होगा, मून चेंज होगा।
तो ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं ना, आज का दिन कैसा रहेगा, हफ्ता कैसा रहेगा, महीना कैसा रहेगा, तो उसके अंदर मोस्टली देखा जाता है कि मून से लोग देख रहे होते हैं कि जिस जिस घर से मून ट्रांजिट कर रहा होता है, कि अगर मून दूसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, आज हो सकता है रिश्तेदारों से मुलाकात हो जाए, आज आपको पैसे मिल जाए, फाइनेंशियली पोजीशन आपकी ठीक रहे। मून अगर तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, हो सकता है आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, पड़ोसियों से मुलाकात हो जाए, बहन भाइयों के काम आ जाएँ, कोई किसी गलतफहमी का शिकार हो जाए, हार्डशिप से आपको गुजरना पड़े। चौथे घर से मून ट्रांजिट कर रहा है कि जी आज हो सकता है घर में कोई मेहमान आ जाएं, माँ से मुलाकात हो जाए, माँ की तीमारदारी कर लें, तामीराती काम हो रहा है, घर की तज़ीन और आइश हो रही है, गाड़ी सवारी की चेकअप मेंटेनेंस जो है वो आप लोग कर रहे हैं। अब वहाँ से मून नज़र डाल रहा है 10वें घर पे भी कि इसके साथ साथ आप करियर, रिस्क, रोज़गार, कारोबार, नौकरी के हसूल में आपके लिए आसानी रहेगी, तरक्की, प्रमोशन के लिए कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिल सकती है। तो जहाँ जहाँ से मून गुज़र रहा है और जिधर जिधर नज़र डाल रहा है, उन चीज़ों को वो एक्टिव करता चला जा रहा है। अगर आपने जो जर्नल एनालिसिस करना है, मैं जर्नल जो सबके लिए होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर अपनी ज़ात के लिए है तो फिर तरीका यही है कि आप अपने प्लैनेट्स की पोजीशन ट्रांजिट में जाके देखें कहाँ पे ट्रांजिट हो रहा है। आरफा शेख साहब ने पूछा है कि जायचे में राहु और केतु 29 डिग्री पर हैं, तो ये चाइल्ड एज के हैं, लेकिन जब जायचा बनाते हैं तो इसमें राहु ताकतवर क्यों बताता है? क्या सॉफ्टवेयर में कोई मसला है, क्या डिग्री की वजह से? सबसे पहली बात ये कि 28 डिग्री के ऊपर राहु, केतु या कोई भी प्लैनेट हो तो वो डेड एज में होता है, ना कि चाइल्ड एज में हो। चाइल्ड एज के लिए 0 से डिग्री शुरू होती है और जब 28 पे आता है तो वो नील यानी निग्लेजिबल की तरफ चला जाता है। दूसरे नंबर पे आप लोगों को मैंने अगर नहीं बताया, मैं आज फिर से बता देता हूँ, एस्ट्रोलॉजी सीखना, आप लोगों को ट्रेन करना, आप लोगों को एक्सपर्ट बनाना, मकसद ही यही है कि आप लोग ख़ुद से इन चीज़ों को देखें। सॉफ्टवेयर जो बताता है वो गलत हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो आपकी दी हुई डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट करता है, जो डिग्रीज़ को कैलकुलेट करता है, वो गलत नहीं होता, वो ठीक होता है। अब सॉफ्टवेयर जर्नल एनालिसिस करता है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप जायचा खोलेंगे, किसी का भी जायचा खोलेंगे, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर के अंदर असेंडेंट एरीज है, टॉरस है, जेमिनी है। अब आपका एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि एरीज असेंडेंट के मुताबिक फ़लाँ फ़लाँ प्लैनेट जो है उसका दोस्त है और फ़लाँ जो है वो उसका दुश्मन है। और एरीज असेंडेंट के अंदर अगर कोई प्लैनेट हबूत का है, सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि वो उसका दोस्त है, लेकिन सीखा क्या आपने कि वो हबूत का है। तो आप लोगों को सिखाने का मकसद, सॉफ्टवेयर देने का मकसद ये है कि आप ख़ुद से इसका तज्ज़िया करें। ये सॉफ्टवेयर मैंने आज तक कभी भी इसके नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, राहु इज़ पावरफुल टू प्रोवाइड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी व्हेन इट इज़ इन द 11th हाउस, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहु जब 11वें घर में होगा तो वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के हवाले से ताकत देगा। राहु जब 11वें घर में होगा, ये सॉफ्टवेयर बता रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर ये नहीं बता रहा कि राहु लगन का दोस्त है कि दुश्मन है। राहु ये सॉफ्टवेयर ने नहीं कैलकुलेट करना, ये आपका काम है, ये आपका एक्सपर्ट ओपिनियन है। सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि व्हेन मार्स इज इन एरीज असेंडेंट इन लगन, तो उसका एक राज योग लगता है जिसको हम कहते हैं रुचक नाम का पंच महापुरुष योग। सॉफ्टवेयर ने आपको बता देना है कि मार्स इज़ इन फर्स्ट हाउस इज़ पावरफुल फॉर द पर्सनालिटी ऑफ द साहिब जायचा, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि उसके आगे पीछे पाप कतर योग लगा हुआ है। ये तो आपने देखना है। तो सॉफ्टवेयर को आप अपनी कैलकुलेशंस के लिए देखें। अगर वो आपको बता रहा है कि राहु 11th हाउस में है, पावरफुल होता है, ठीक है, हम मानते हैं उसको, लेकिन राहु जो है उसकी प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू असेंडेंट जिस हाउस में है, उस हाउस का जो मालिक है वो कहाँ पर मौजूद है। अगर इस जायचे के अंदर जो भी इन्होंने भेजा है 11th हाउस में इस वक्त राहु प्लेस्ड है, अब उस हाउस का लॉर्ड अगर ख़राब हो, ये भी हमें देखना है।
अब आपको एक सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके बता दे कि 8th हाउस का लॉर्ड जो है या लगन का लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है, तो सॉफ्टवेयर आपको कभी नहीं बताएगा वो ख़राब है। सॉफ्टवेयर आपको हमेशा ये कहेगा क्योंकि लगन का लॉर्ड है, इज़ पावरफुल फॉर द साहिब ज़ायचा। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप मेरे से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को रीड कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम चल रही है। 5वां सवाल कि ज़ायचे में मरीख और कमर का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर में लक्ष्मी योग बता रहा है, तो इस ज़ायचे में कोई लक्ष्मी योग होगा। अब इन्होंने साथ लिख के भी भेजा, यू हैव अ लक्ष्मी योगा इन योर चार्ट विच ब्रिंग्स abundance, pleasure, good high quality characteristics in your personality leading to enhance reputation। देखें योग जो हैं वो पता नहीं कितने हज़ारों पे हैं। हमने पढ़ा है महालक्ष्मी योग, हमने लक्ष्मी योग नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर लक्ष्मी योग यानी 11th हाउस का लॉर्ड जाके बैठा हुआ है दूसरे घर में। मैंने आप लोगों को बताया था धन योग, तो ये है बेसिकली लक्ष्मी योग कि दूसरे का लॉर्ड 11वें का लॉर्ड आ जाए दूसरे में, तो इसको लगता है धन योग, जिसको ये लक्ष्मी योग कह रहा है, सॉफ्टवेयर कह रहा है। हम अपनी ज़ुबान में इसको धन योग कह देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक बता रहा है, वाकई यहाँ पे लक्ष्मी योग लगा हुआ है, महालक्ष्मी योग नहीं लगा हुआ, क्योंकि मून उसके साथ नहीं है। तो यहाँ पर देखना ये है कि जिस प्लैनेट ने लक्ष्मी योग लगाया है, योग लग गया, लेकिन वो बेचारा दूसरे घर में हबूत का डिबिलिटेटेड है, कि सॉफ्टवेयर एक हद तक आपको बताएगा। आगे आप लोगों ने खुद अपना एक्सपर्ट ओपिनियन, अपनी अक्ल को यूज़ करना है। तो इस ज़ायचे में लक्ष्मी योग बिल्कुल नहीं है, जो लगा है वो इसलिए एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर हबूत का है। आगे बढ़ते हैं। आरफा शेख्स का अगला सवाल है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर कही हुई बात पूरी हो जाती है, इनके ज़ायचे में ऐसा क्या योग होता है? इनके ज़ायचे में दुआओं वाला योग होता है कि इनकी कही हुई बात हमेशा पूरी हो जाए। सबसे पहली बात यह है कि मैं वहीं से इब्तदा करूँगा कि वो फ़र्द, वो शख्स, वो शख्सियत जो कहता हो वैसा हो जाए। तो इब्तदा होती है इसकी लगन से ही, असेंडेंट से ही, कि हमें ये देखना है कि जो साहिब ज़ायचा है वो किधर पैदा हो रहा है, क्या लेके पैदा हो रहा है। अब ज़रूरी नहीं कि एक बंदा जो है वो जमनाई असेंडेंट वाला या वर्गो असेंडेंट वाला होगा तो उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है एरीज असेंडेंट वाला, टॉरस असेंडेंट वाला, पाइसेस असेंडेंट वाला, जमनाई वाला, कोई भी हो। तो हमें ये देखना है कि जो शख्स पैदा हुआ है उसका ज़ायचा कितना स्ट्रॉन्ग है। अब एक बंदा है वो जो कहता है वैसा हो जाता है, हो सकता है आपके लिए होता हो, बाकी दुनिया के लिए ना होता हो, वो सिर्फ बातूनी हो, बातें करने वाला हो। तो यहाँ पर इंसान का जो विज़न है, जो इंसान की थर्ड आई है, वो उसकी एक्टिव होती है अगर उसके ज़ायचे में लगन, 5वां घर और 9वें घर का आपस में कनेक्शन हो। इन 3 घरों का आपस में कोई कनेक्शन हो, इस ट्रायंगल का। तो फिर ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी में जो कहते हैं, जो बोल रहे होते हैं, अपने इल्म की बिना के ऊपर, अपने तजर्बे की बिना के ऊपर, तो फिर उनकी बातें पूरी भी हो रही होती। इन 3 घरों का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, लगन, 5वां और 9वां, क्योंकि इन तीनों को आपस में जोड़ता है बंदा, इल्म और रूहानियत। 3 चीज़ें आपस में जुड़ रही होती है, तो फिर जाके ये कॉम्बिनेशन बनता है। अगला सवाल, अगर कोई किसी पर जादू करता है या करवाता है, अगर उसका नाम या चेहरा देखना हो तो कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, और अगर किसी पर जादू के असरात देखने हो तो वो कैसे देखते हैं? देखें, ज़ायचे के अंदर किसी का चेहरा देखना, किसी ने जादू किया है, ये एक और चैप्टर है, ये एक और नॉलेज है जिसके अंदर हम उसको हिप्नोटाइज़ करके भी देख लेते हैं, या और बहुत सारे अमलियात हैं उसको देखते हैं। एस्ट्रोलॉजी की हद तक हम लोग रहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इसमें क्या कहती है।
कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बिल्कुल जादू करने वाला, जादू करवाने वाला, जिस पे जादू होना है, जिसने सहना है, ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। एक छठा घर और एक 12वां घर। 12वां घर जादू जिस पे होता है, छठा घर जादू करने वाला। तो छठे घर की जो खुसूसियात हैं वो ही बताती हैं कि जादू करवाने वाला जो है वो कौन है। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका भाई है, आपका दोस्त है, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं। तो फिर उनका हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन छठे घर के साथ किसका क्या बन रहा है। सबसे पहले तो ये है ना कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अनहोना होने लग पड़े, ऐसा होने लग पड़े कि आप उसके लिए तैयार नहीं हैं। आपको कोई आवाज़ें आ रही हैं, आप कुछ अजीब व गरीब चीज़ें देख रहे हैं, आपके साथ कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें होने लग पड़ी हैं। तो कौन सी चीज़ है जो उस चीज़ के असरात को ज़ाहिर कर रही है? कि जादू जो है वो इतना आसान भी नहीं है कि एक बंदा पढ़ा लिखा भी नहीं है और किसी गांव में किसी कब्रिस्तान में बैठा और वो किसी के ऊपर जादू कर दे, उसके लिए बड़ी रियाजत करनी पड़ती है। तो पहले ये भी तो देखना है कि आपका कहीं वहम तो नहीं है। 90% लोगों का वहम होता है। अभी आज हम साढ़सती के सिम्टम्स पढ़ेंगे। साढ़सती जो है वो जादू से भी 10 हाथ आगे है कि लोग कई दफ़ा अपनी ही वजह से किसी ख़राबी से गुज़र रहे होते हैं और नाम लगा देते हैं अपने दिल को तसल्ली देने के लिए हम पे किसी ने जादू कर दिया। अब मुझे बताएं, एक शख्स है रिक्शा चलाने वाला, उसने सुबह निकलना है, शाम को घर आना है, आके उसने थका हारा सो जाना है, सुबह फिर उसने काम पे चला जाना है। अब उसको अगर दिहाड़ी नहीं मिल रही, इसका ये मतलब थोड़ी वो घर आके किसी को कहे मेरे पे लगता है किसी ने जादू कर दिया है, आज काम ही नहीं। पता चले शहर में हड़ताल हुई है, कोई निकल ही नहीं रहा, मुल्क के हालात ही ख़राब चल रहे हैं। तो फिर ये भी देखना ज़रूरी है कि आप किस एज में, किस माशरे में, किस जगह से गुज़र रहे हैं और क्यों आपको इस किस्म के इंट्यूशंस आ रहे हैं, क्यों इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं। ये किसी और प्लैनेट की ख़राबी की वजह से तो नहीं, आप कहीं वहम का शिकार तो नहीं है। वहम का कोई इलाज नहीं है। जिस तरह शौक़ का कोई मोल नहीं है, इसी तरह वहम का भी कोई इलाज नहीं है। तो सबसे पहले भी ये देखना है कि साहिब ज़ाजा कहीं वहमी तो नहीं है। और जादू करने वाला, करवाने वाला, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर 12th हाउस वीक है तो ऐसे बंदे पे जादू अगर कोई कर रहा है तो हो भी जाता है। कुछ लोगों पे कर करके लोग थक जाते हैं, उन पे होता ही नहीं है। 7वां सवाल, अगर कोई किसी पर जादू करता है या करवाता है, अगर उसका नाम या चेहरा देखना हो और किसी, अच्छा ये सवाल हो गया इनका। ले जी, ये आज के सवालात थे हमारे। तो अब हम बढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स की जानिब जो आज की क्लास में फ़ेल हुए हैं। आज की क्लास में उन स्टूडेंट्स का मैं ज़िक्र करूँगा जिन्होंने टेस्ट नहीं किया। इस लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख कर कि आप में से मेजॉरिटी, मोस्टली सबकी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। बड़े अच्छे तरीके से जितना पूछा था उतना बताया है और बड़े अच्छे अंदाज में, अच्छे अल्फाज में। और मुझे तो कुछ टेस्ट देख के ऐसा लगा कि जैसे 10 टेस्ट जो हैं वो एक ही बंदे ने लिखे हुए हैं। मुझे तो ये भी डाउट हुआ है। अब पता नहीं आप लोगों का ग्रुप में क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोग टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे शक हुआ है कि एक टेस्ट जो है वो एज इट इज़ 4-5 लोगों ने कॉपी किया अपनी अपनी राइटिंग में। चले कोई बात नहीं, भले कॉपी किया, मेहनत तो की ना। तो टेस्ट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपको पास करना है या फ़ेल करना है या आपको को बड़े मार्क्स दे देने हैं। टेस्ट करने का मकसद ये है, देखें टेस्ट आप करते हैं अपनी ज़ात के लिए, मेरे लिए नहीं कर रहे। ये चीज़ आपने सीखनी है। ये हो सकता है कि ज़िंदगी में कभी भी दोबारा आपको मौका ही ना मिले कि आप जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये वक्त दोबारा से कभी लौट के आए। हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि अगले सेशन में भी आप मौजूद हों तो ये अंदाज़ ही ना हो सीखने का। हो सकता है कि उस वक़्त आप अपनी किसी ऐसी स्टेट ऑफ माइंड से गुजरे हो, आपके सोचने समझने की सलाहियत बंद हो जाए, वो जज्बा ही ख़त्म हो जाए दूसरी दफ़ा। तो एक ही दफ़ा चीज़ करनी होती है, एक ही दफ़ा सीखनी होती है और एक ही दफ़ा समझ आती है। बार बार करने से, मेरे जैसे नालायक लोगों को बार बार करने से आती है। आप लोग माशाल्लाह सारे जो 70+ हैं माशाल्लाह सारे ही ज़हीन हैं।
तो जिन जिन लोगों के नाम इस वक्त स्क्रीन पे हैं, मैं इन सबको अप्रिशिएट करता हूँ। आप सबका टेस्ट माशाल्लाह बड़ा अच्छा, ज़बरदस्त, और बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आपका टेस्ट मेरी नज़र से गुजरा था। फिर मैंने पूछा ये किसने भेजा है, तो मुझे नुमान ने बताया कि ये आपका है। तो इसी तरह और भी कुछ टेस्ट थे जो बड़े अच्छे थे, आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ठीक है, आपका टेस्ट तो सारा लिखा था आपके बेटे ने, ज़बरदस्ती ऐसे ही था जी। तो आपने भी अच्छा किया, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं भेजा वो लोग फेल हैं, और जिनका टेस्ट नहीं आया वो सारे के सारे जब फाइनल सबमिशन होगी उसमें वो होंगे सी कैटेगरी में और आप सब होंगे ए कैटेगरी में। ये मेंशन होगा आप लोगों के सर्टिफिकेट के ऊपर। तो आप लोग अभी आगे जितने टेस्ट हैं उसमें आप बच सकते हैं कि अगर आपने सी कैटेगरी से बी कैटेगरी में जाना है। तो आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की जानिब। आज की हमारी क्लास है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा योग या दोष इसको आप कह लें जो किसी भी जायचे के अंदर मौजूद हो तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपका फोकस और तवज्जो जो है वो मेरी तरफ रहे। काल सर्प योग, आप इसको काल सर्प योगा भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं, या इसको दोषा भी कह सकते हैं। काल सर्प योग का मतलब होता है यानी एक ऐसा जहर जो इंसान के अंदर मौजूद होता है। जिस तरह से एक सांप होता है ना, सांप, आपको जहाँ पे भी सांप नज़र आता है आप उसको फ़ौरन भागते हैं मारने के लिए, या डर के भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि कहीं ये काट ना ले, डंग ना मार दे। और अगर डंग मारेगा उसका जहर आपके जिस्म में फैलेगा और उसके बाद विद इन अ फ्यू मिनट्स और सेकंड्स आप इस दुनिया से कूच कर जाएंगे। अब इसको मैं क्या समझूं? क्या जो सांप हमें डंग मारता है, क्या वाकई हमें उसको मार देना चाहिए? वो क्या जानबूझ के हमें डंग मारता है? सांप की फितरत में शामिल तो है डंग मारना, जैसे बिच्छू की फितरत में। इसका ये मतलब है कि हम दुनिया में जितने भी सांप हैं उनको पकड़े और मार दें, उनको ख़त्म कर दें। भाई ये तो एक अल्लाह की तरफ से उसको एक सलाहियत मिल गई कि उसके जिस्म में जहर है। अब वो जहर किसी को काट ले तो मार देता है, लेकिन किसी की दवाई में आ जाए तो उसको बचा भी लेता है। उसका तरीक़ाकार क्या है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। दो शख्स कहीं पे जा रहे थे, दो बुज़ुर्ग हस्तियाँ थीं, एक गांव से गुज़र रहे थे, गुज़रते गुज़रते खेतों में चले गए। खेतों से गुज़र रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक सांप जो है वो इंतहाई ख़राब हालत में, मरने वाला, प्यासा पड़ा हुआ है। तो एक ने बोला कि इसको मार देते हैं, दूसरे ने कहा कि नहीं, मारना नहीं है इसको। उन्होंने उस सांप को पकड़ा, उसको पानी शानी पिलाया और गले में डाल लिया। गले में डालने के बाद वो दोनों चल पड़े। अब चलने से पहले जिस शख्स ने कहा था कि इसको मार दे, उसने कहा कि ये काट लेगा, इसमें जहर है, ये मार देगा आपको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी इस हालत में नहीं है कि मैं इसको मारूं। खैर उन्होंने अपने गले में डाल लिया। गले में डाल के वो दोनों बातें करते चले गए। अब चूँकि उस सांप ने पानी शानी पी लिया था, आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में जान आनी शुरू हो गई। जैसे जैसे उसके जिस्म में जान आनी शुरू हुई तो बातें करते करते उन्होंने देखा सांप हरकत कर रहा है। अब हरकत करते करते उसने उनकी गर्दन पे ज़रा घेरा सा तंग किया, तो उस बुज़ुर्ग ने वो सांप को पकड़ा और फेंक दिया। अब जब वो फेंकने लगे थे, फेंकते फेंकते सांप ने उनको काट लिया। अब जो दूसरा शख्स था उसने बोला कि देखा, मैंने आपको बोला था ना कि ये काट लेगा। तो वो आगे से कहते तुम्हें किसने कहा उसने काटा है? उसने तो नहीं काटा। कहते मैंने खुद देखा आपके हाथ पे। कहते ये काटा नहीं है, ये उसका शुक्रिया करने का तरीका है, उसका अंदाज़ है। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है। तो
बेसिकली सांप का किसी को डंग मारना या काट लेना वो उसका अंदाज़ है, वो उसी तरह से चलता है। अब चाहे आप उसको जिस तरह से मर्ज़ी समझें, आप उसके जहर को अपने मरने के लिए या किसी को मारने के लिए इस्तेमाल करें, या किसी की दवाई में मिलाकर उसको बचाने के लिए आप इस्तेमाल करें, या उसके खाल और चमड़े से आप अपने जूते बनाएं, बैग बनाएं, जो मर्ज़ी बनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से सांप के वजूद के अंदर एक जहर मौजूद होता है, इसी तरह काल सर्प योग हम कहते हैं कि एक ऐसा योग जो किसी के भी जायचे में लग जाए तो उस बंदे के अंदर, उसकी ज़िंदगी के अंदर वो जहर की कैफियत, वो प्रॉब्लम्स, वो ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं जो ये योग लेकर आता है। और क्यों इसको हम तशबीह देते हैं सांप के साथ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि काल सर्प योग लगता है कि कोई भी सियारा, कोई भी प्लैनेट, यानी एक तो होता ना कि एक प्लैनेट है किसी घर में बैठा हुआ है तो फ़लाँ योग बन जाता है, फ़लाँ घर में है तो फ़लाँ योग बन जाता है। लेकिन इस योग के लिए हम देखते हैं राहु और केतु को। राहु यानी सांप का चेहरा और केतु जो है सांप की दुम। और तमाम के तमाम प्लैनेट्स अगर राहु केतु के बीच में आ जाएं तो उसको कहते हैं काल सर्प योग। कि राहु अगर जायचे के, लेट्स सपोज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले घर में है और केतु 7वें घर में है फॉर एग्जांपल, तो जितने के जितने प्लैनेट्स आप देख रहे हैं कि इन जायचे में राहु और केतु के लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में हैं, इसका मतलब होता है कि राहु केतु के बिल्कुल बीच में आ गए, उस सांप के अंदर आ गए, कि जायचे के ऊपर सांप जो है वो चौकड़ी मार के बैठ गया। तो इसको कहते हैं काल सर्प योग। जितने प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आ जाएं उसको कहा जाता है काल सर्प योग। यहाँ तक क्लियर हो गया? इतना मुश्किल नहीं है। अब काल सर्प योग किसी भी जायचे में चलता है पहले घर से लेके छठे घर तक। कि राहु अगर पहले घर में है और केतु 7वें में है और तमाम के तमाम प्लैनेट्स उनके एक साइड पे उसके बीच में इकट्ठे हैं, दूसरी साइड आप देख रहे हैं सारी खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, इसको कहते हैं काल सर्प योग। अब यही राहु दूसरे में होगा और केतु जो है वो चला जाता है जायचे के 8वें घर में और सारे के सारे प्लैनेट्स बीच में हैं, वो भी काल सर्प योग है। इसी तरह केतु तीसरे में हो, राहु जो है राहु तीसरे में हो और केतु 9वें में हो और तमाम के तमाम प्लैनेट्स बीच में आ जाएं, उसको कहा जाता है काल सर्प योग। राहु अगर चौथे में है, केतु 10वें में है, तो यहाँ पे भी तमाम प्लैनेट्स बीच में होंगे तो काल सर्प योग है। राहु 5वें में हो, केतु 11वें में हो, तो यहाँ पे भी जितने के जितने प्लैनेट्स हैं बीच के में, वो सारे के सारे काल सर्प योग हैं। इसी तरह राहु छठे में है और उसके बाद केतु 12वें में होगा और जितने भी प्लैनेट्स इनके बीच में आ जाएंगे वो सारे के सारे काल सर्प योग की कैटेगरी में आ जाते हैं। बस यहाँ तक, इससे आगे नहीं। इससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि इसके आगे एक और योग शुरू हो जाता है, वो हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। काल सर्प योग अगर किसी भी जायचे में मौजूद होता है, प्लैनेट्स के मुताबिक जो भी उनकी सिचुएशन है, डिग्री वाइज असरात हैं, कोई शर्फ का है, कोई हबूद का है, वो इंडिविजुअली तो चलता ही है, लेकिन उस बंदे की ज़िंदगी में अगर राहु केतु के दरमियान में तमाम प्लैनेट्स आ जाए तो होता ये है कि उसकी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, मुश्किलात पैदा करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर ताख़ीर पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद करियर में, शादी में, मोहब्बत में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, यानी राहु केतु जहाँ जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ जहाँ से गुज़र रहे हैं, ऐसे बंदे की ज़िंदगी में ताख़ीर, डिले, प्रॉब्लम, यानी आज से पहले तक तो शायद आप कमर दर अकरब को दोषी कह रहे होंगे, आप पाप कतर को दोषी कह रहे होंगे, आप शुभ कतर की वजह से बड़े खुश हो रहे होंगे, आप किसी के हबूद की वजह से प्रॉब्लम में होंगे, लेकिन आज आप लोगों को ये पता चला कि क्यों एक शख्स, एक बंदा ज़िंदगी में उठता है फिर गिर जाता है, उठता है फिर गिर जाता है। अगर आपने किसी भी जायचे में कोई एग्जाम्पल पढ़नी है
किसी भी जायचे में कि काल सर्प योग क्या होता है, तो आप पाकिस्तान का जायचा उठा के देख लें। पाकिस्तान के जायचे में काल सर्प योग लगा हुआ है कि तमाम के तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो राहु और केतु के बीच में बैठे हुए हैं। अगला ना मैं सवाल करूंगा ना मैं आपसे कोई जवाब पूछूंगा, आपके जहनों में एक ही चीज़ चलनी शुरू हो गई होगी। आप तमाम के तमाम एक ही चीज़ सोच रहे होंगे, अच्छा तो ये वजह है। जी बिल्कुल यही वजह है कि एक ऐसा जहर कि हम अपने आप को बचाते हैं वो भी गले पड़ जाता है, कुछ करने जाते हैं वो भी गले पड़ जाता है, हर चीज़ गले पड़ रही है। वो कह रहा मैं ठीक हूँ, वो कह रहा मैं ठीक हूँ, तो मुझे तो कई दफ़ा लगता है कि वो सारे ठीक हैं, मैं ही गलत हूँ। कि हर शख्स एक दूसरे को गलत कह रहा है और ख़ुद ठीक है। उसको देखें वो भी ठीक लग रहा होता है, जिसको सुने वो भी ठीक लग रहा होता है, लेकिन हर एक के अंदर जहर, हर एक के अंदर प्रॉब्लम, हर चीज़ में रुकावटें। 74-75 साल हो गए कि हम इस कैफियत से निकल ही नहीं पाए। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है आपके सामने कि अगर एक शख्स की ज़िंदगी में काल सर्प योग लगा हो तो उसकी ज़िंदगी में वो बेचारा कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। राहु केतु जो है उसकी ज़िंदगी में ऐसा जहर घोल देते हैं कि हर काम में ख़राबी, रिलेशन ख़राब। आप बताएं मुझे पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे हैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान के फाइनेंस कैसे हैं। अब वो इंसान नहीं तो पूछता शादी कैसी है उसकी। तो आप ख़ुद से रिसर्च करें इसके ऊपर कि जो काल सर्प योग है किसी की भी ज़िंदगी में आए तो ये ख़राबियाँ देता है कि ऑल प्लैनेट्स बिटवीन राहु एंड केतु, इसको हम काल सर्प योग कहते हैं।